हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंडियन एजुकेशन 09 में मैं आलोक मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में आपको राजपूत काल पढ़ा रहा था और राजपूत काल में जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में मैंने चर्चा किया। और पाल वंश में ही मैंने आपको पढ़ाया था जिनके संस्थापक होते हैं गोपाल, और वो उदंतपुरी बिहार शरीफ में जो विश्वविद्यालय है उसका निर्माण करवाते हैं। जबकि सबसे महत्वपूर्ण शासक जो होते हैं, शक्तिशाली शासक पाल वंश के होते हैं, वो होते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। तो ये सब सारी बातें जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया था। इसको अगर कोई देखे नहीं है पिछले वीडियो तो उसको देख लीजिएगा। और एक बात और, मैंने कल वीडियो नहीं डाला था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन अगर मैंने किसी कारणवश, कल बिजली थी नहीं तो मैंने वो वीडियो डाली नहीं थी, तो लेकिन लगातार कंटिन्यू मेरा वीडियो आते रहेगा आप लोगों के पास। और आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो आएगा नहीं, अगर एक दिन नहीं आए तो नहीं आएगा। मैं पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जो भी लगभग 70 या 80 घंटे का क्लास है मैं उसे पूरा करवाऊँगा आप लोग को, क्योंकि इस बार BPSC 66 जो है उसे पूरा करना है। और इसी के बीच बीच में मैं बिहार स्पेशल और करंट अफेयर जो सैटरडे को होता है वो आते रहेगा। जैसे कल सैटरडे है तो कल मैं करंट अफेयर आपको बताऊंगा, और करंट अफेयर में इस तरह से बताऊंगा, उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी घटनाएं देश विदेश में होंगी उससे रिलेटेड जो उनके मंत्री या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रुपया और कैपिटल, सारी जानकारी मैं उससे दूंगा, जिससे आपका GK GS के साथ साथ करंट अफेयर भी ठीक से बना रहेगा। तो इस तरह से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आज फिर हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के काल को मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहते हैं, उसी की कड़ी में आज हम फिर राजपूत काल के एक और वंश को पढ़ेंगे जिनका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे। और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में देखिए, मैं थोड़ा सा एक परिचय दिया हूँ, जिसे मैं एक टेबल बना के लिखा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो उसका स्थान था, जो जगह था गुर्जर प्रतिहार वंश का, वो गुजरात में था। और गुजरात के साथ साथ वो राजस्थान के कुछ भागों में फैला हुआ था। आप यूँ देखें कि गुजरात में इसका स्थान होने के कारण इसे गुर्जर वंश कहा गया, और इसका स्थान गुर्जर के वंशज थे। ये जो गुजरात में गुर्जर के वंशज थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाएं, जबकि इनकी राजधानी कन्नौज थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। हालांकि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्टार्टिंग यानी कि जो प्रारंभिक राजधानी थी वो भनीमाल थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी, अस्थायी राजधानी कन्नौज थी, लेकिन प्रारंभिक राजधानी भनीमाल थी। ऐसा इसलिए हुआ कि जो इनके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, उन्होंने जब गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की तो उस समय अपनी राजधानी को भनीमाल रखा, लेकिन आने वाले जो शासक हुए उन्होंने अपनी राजधानी को एक स्थायी रूप में कन्नौज को रखा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज होती है। और इनकी भाषा अगर है तो इनकी भाषा संस्कृत है और प्राकृत है। आपको ऑप्शन में अगर संस्कृत नहीं दिया हुआ रहे, प्राकृत दिया हुआ रहे तो आप प्राकृत मारिएगा, और संस्कृत दिया हुआ रहे तो संस्कृत दिया हुआ रहेगा, या फिर कॉमा देकर जिस तरह से मैं लिखा हूँ संस्कृत प्राकृत, और उसी तरह से फिर और भाषा रहेगा ऑप्शन में लिखा हुआ, तो आप संस्कृत और प्राकृत मानिएगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो भाषा थी वो संस्कृत और प्राकृत थी, जबकि धर्म हिंदू था, हिंदू धर्म के मानने वाले ये लोग थे। और गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन था वो राजतंत्र था। राजतंत्र मीन्स समझते हैं कि राजतंत्र मीन्स राजा का शासन होता था, जो वहाँ की राजा, जो वहाँ का शासक होता था उसी का शासन होता था, और उसका उत्तराधिकारी जो राजा नियुक्त करता था, सामान्य रूप से देखा जाए तो अपने पुत्र को ही उत्तराधिकारी घोषित करता था। लेकिन फिर भी राजतंत्र मीन्स हुआ कि राजा जो अपने उत्तराधिकारी जिसको सौंपेगा वही राज करेगा अगले शासक के रूप में, तो उसे राजतंत्र कहते हैं। जबकि लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार चलती है, यानी कि जनता जो तय करती है किसको सरकार बनाना, जनता जिसको तय करती है कि किसको शासक बनना है, तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। जबकि राजतंत्र में राजा चुनता है कि अगला शासक कौन होगा।
अगर गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत देखें, यानी कि इस वंश का खत्म कब हुआ, तो ये 1036 ईस्वी में इस वंश की समाप्ति होती है। तो ये मैंने छोटा सा संक्षिप्त आपको एक चार्ट बनाकर मैंने आपको दे दिया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और देखिए क्वेश्चन राइज करना ये आपको होना चाहिए। आप जब क्वेश्चन जब बनाइएगा, जैसे आपको गुर्जर प्रतिहार वंश से क्वेश्चन जब आएगा, तो मैं यहाँ पर जितना भी लिखा हूँ पॉइंट्स को, उस पॉइंट से क्वेश्चन आने वाला उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो भी जिससे भी मैंने तैयारी करके या पहले से मैं तैयारी किया हूँ और उससे तैयारी फिर से मैं देखकर करता हूँ, तो जो क्वेश्चंस को मैं ध्यान में रखकर, जो आने वाले एग्जाम में संभावित क्वेश्चंस हैं या प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उसको देखकर ही मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ और उसी को देखकर मैं यहाँ पर नोट्स लिखता हूँ। तो इस नोट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौज थी। अगर पूछा जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार वंश किस क्षेत्र में आता है, तो गुजरात के क्षेत्र में आता है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत कब हुआ, तो बोल सकते हैं 1036 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ से ये सब सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे 1008 ईस्वी की बात होती है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण इसी के समय होता है। तो महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण 1008 ईस्वी में होता है। और 1008 ईस्वी में आप अगर देखेंगे तो महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण करता है। और महमूद गजनवी किसके समय में करता है, तो जयपाल के बेटा आनंदपाल को हराता है 1008 ईस्वी में। अगर मेरा वीडियो आप पिछले देखिएगा महमूद गजनवी का, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि 1008 ईस्वी में किसको यहाँ पर महमूद गजनवी का जो है कन्नौज पर आक्रमण होता है जयपाल के बेटा आनंदपाल पर। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में बात की है, जो इस वंश के गुर्जर प्रतिहार वंश के जो प्रमुख शासक हुए, जो मेन जो शासक बने और उन्होंने जो काम किया है, जो उस सारे पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इससे ये होगा पॉइंट से कि जो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसी से पॉइंट को लिखा हूँ, बाकी मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। तो देखिए महत्वपूर्ण शासक में पहला जो शासक था वो नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम शासक में नागभट्ट प्रथम था, जो 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक अपना साम्राज्य करता है। और इसमें देखिए पहला जो पॉइंट है यह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ये क्या था, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नागभट्ट प्रथम जो 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक साम्राज्य करता है, वह गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक होता है। और इसकी आरंभिक राजधानी मैंने भी आपको बताया था कि इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या है, भनिमाल थी। और एक चीज़ और कि नागभट्ट प्रथम जो था वो विष्णु का उपासक था। यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था कि नागभट्ट प्रथम हिंदू को मानने वाले, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे वो हिंदुत्व थे, हिंदू को मानने वाले थे। तो उसी में नागभट्ट प्रथम विष्णु को मानने वाले थे, वैष्णव थे। तो ये सारी बातें नागभट्ट प्रथम से हुई। इसके बाद जो शासक बनते हैं, जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में, वो नागभट्ट सेकेंड होते हैं। यानी कि नागभट्ट द्वितीय कह सकते हैं, नागभट्ट सेकेंड कह सकते हैं। इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप पराजित किया था। तो नागभट्ट 2 के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होती है कि इसने पाल शासक धर्मपाल, मैंने पाल के बारे में बताया था अभी आपको, जब इंट्रो में आया था तो मैं उसी समय बता दिया कि पाल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक ही धर्मपाल थे। और धर्मपाल की सेना को पाल शासक नागभट्ट 2 ने क्या किया, पराजित किया था। कहाँ, मुंगेर के पास पराजित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ को याद रखिएगा। जबकि नागभट्ट 2 ने ही कन्नौज को अपनी अस्थायी राजधानी बनाई थी। यह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद थर्ड से पराजित हुआ। अगर नागभट्ट 2 धर्मपाल की सेना को मुंगेर में हराया तो ये पराजित भी हुआ। पराजित किससे हुआ, तो ये पराजित जो हुआ वो हुआ जाकर के नरेश गोविंद थर्ड से पराजित हुआ था। जो राष्ट्रकूट नरेश गोविंद थर्ड है उससे पराजित हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण शासक, और ये महत्वपूर्ण शासक के साथ ही बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने पाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में धर्मपाल को बताया था, उसी तरह से ये गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे मिहिर भोज प्रथम, जो 836 ईस्वी से लेकर 855 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया कि गुर्जर प्रतिहार वंश में शासक किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं, जो पॉइंट है, वो है गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था।
अभी मैंने आपको बताया कि मिहिर भोज प्रथम जो था वो सबसे शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली एवं सबसे प्रतापी राजा था गुर्जर प्रतिहार वंश का। और कन्नौज पर पुनः इसने राजधानी बनाई। कन्नौज को इसने क्या किया कि पुनः राजधानी बनाई। आप देखें कि नागभट्ट टू जो थे उन्होंने क्या किया कि राजधानी बनाई थी कन्नौज को, जबकि मिहिर भोज प्रथम ने उसी को कन्नौज को ही पुनः राजधानी बनाई गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए। उसके बाद अपने समकालीन राजा पाल शासक देवपाल एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। अच्छा, इसमें क्या हुआ ना कि मिहिर भोज प्रथम जो था वो अपने इनके जो समकालीन राजा थे, समकालीन राजा मतलब कि जब ये राज कर रहे थे किसी प्रदेश में, तो इन्हीं के समय में कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश में और अन्य शासक जो है राज कर रहे थे, तो उन्हीं को कहा जाता है समकालीन राजा। तो अपने समकालीन राजा पाल शासक देवपाल एवं राष्ट्रकूट, यानी कि उस समय जो पाल वंश के जो शासक थे देवपाल राज कर रहे थे, जबकि राष्ट्रकूट के शासक जो थे ध्रुव वो उससे पराजित हुआ। मिहिर भोज विष्णु का उपासक था। इसने 2 उपाधियां धारण की। अब देखिए मिहिर भोज विष्णु का उपासक था। आप तो ये पूरा अगर देखें आप गुर्जर प्रतिहार वंश में, तो ये पूरा वंश ही विष्णु का उपासक था। तो उसी कड़ी में ये मिहिर भोज जो था वो भी विष्णु का उपासक था, वैष्णव था। तो इसने अपने आप को 2 उपाधियां ली। 2 उपाधियों में पहला उपाधि जो है आदिवरा, जबकि दूसरा प्रभास है। तो ये उपाधियां जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उपाधियां से क्वेश्चन आती है कि आदिवराह जो है वो उपाधियां किसने ली थी, तो वो ली थी मिहिर भोज प्रथम ने। और दूसरा प्रभास है जो मिहिर भोज प्रथम को ही मिला था, उपाधि मिली थी। तो ये 2 याद रखिएगा, आदिवरा और प्रभास मिहिर भोज प्रथम को मिलता है। और ये 836 से 855 ईस्वी तक अपना शासक चलाता है गुर्जर प्रतिहार वंश में। इसका जो लास्ट जो महत्वपूर्ण शासक होता है, लास्ट महत्वपूर्ण शासक, मैंने महत्वपूर्ण शासक बोला है, लास्ट शासक नहीं बोला है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो लास्ट जो सबसे अंतिम जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं वो होते हैं महेंद्रपाल प्रथम, जिनका कार्य 885 से लेकर 909 ईस्वी तक रहता है। देखिए महेंद्रपाल प्रथम का कोई वैसा क्वेश्चंस आता नहीं है महेंद्रपाल प्रथम से, लेकिन इनके जो राजगुरु होते हैं वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखिए महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में एक उनके राजगुरु थे, उनका नाम राजशेखर होता है। और उन्होंने कुछ पुस्तक की रचना की थी, कुछ रचनाएं की थी राजशेखर ने, जो कि यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है। और क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि जैसे कि अब कर्पूर मंजरी लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन आता है कि कर्पूर मंजरी की रचनाएं किसने की थी, तो राजशेखर ने की थी। राजशेखर किनके दरबार में थे या किनके राजगुरु थे, तो महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु थे। ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए राजशेखर की रचनाएं टोटल याद रखिएगा, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण, ये सभी राजेश्वर की रचनाएं हैं। अब देखिए ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो बाल रामायण या फिर काव्य मीमांसा है, क्योंकि काव्य मीमांसा से भी क्वेश्चन आता है और बाल रामायण से आता है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सभी याद रखना है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा इससे कोई है नहीं मतलब, लेकिन इम्पोर्टेंट तरीका से ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काव्य मीमांसा और बाल रामायण, लेकिन आपको सभी याद रखना है। फिर से मैं आपको एक बार पढ़ के इसे बता रहा हूँ कि राजेश्वर की रचनाएं, राजशेखर की रचनाएं जो थी वो थी कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश और बाल रामायण। अब देखिए इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार वंश में जो शासन किए, जो शासक बने, उसके अलावा कुछ अन्य बिंदु हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, उसको ही मैंने यहां पर लिख दिया है। जैसे गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक यशपाल था, इस चीज को आप याद रखिएगा। मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि महेंद्रपाल प्रथम जो था वो अंतिम शासक नहीं था, वो महत्वपूर्ण अंतिम शासक था, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासन यशपाल था। इसको याद रखिएगा कि यशपाल जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा एक और घटना होती है जो होता है अलमसूदी बगदाद का रहने वाला होता है, वो भारत का उस समय दौरा कर रहा होता है। जब गुजरात में गुर्जर प्रतिहार वंश चलता है, तो उसी समय 915 ईस्वी से 916 ईस्वी के बीच में एक बगदादी आता है जिसका नाम अलमसूदी रहता है, वो भारत आता है और वो गुर्जर प्रतिहार को शक्ति एवं प्रतिष्ठा का उसका वर्णन करता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश कितने शक्तिशाली थे, कितने प्रतिष्ठित थे, उनके बारे में चर्चा करता है। और इसी की चर्चा करते हुए वो गुर्जर प्रतिहार वंश को अल जुज्र कहता है, जिससे याद रखिएगा
क्योंकि ये अपने लैंग्वेज में इसे अलजुज कहता है, तो इसे याद रखिएगा। ये मैं सारा पॉइंट आपको लिख दिया हूँ यहाँ पर। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ बहुत फास्ट में, आप फिर से देख लीजिएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके स्थापना इसका स्थान गुजरात में था और ये गुर्जर के वंशज थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। इनकी भाषा संस्कृत और प्राकृत थी, जबकि धर्म इनका हिंदुत्व था एवं शासन जो चलता था वो राजतंत्र था। इसकी समाप्ति 1036 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनवी 1008 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करता है और महत्वपूर्ण शासक जो ये बने थे वो नागभट्ट प्रथम थे। और नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक शासक बनते हैं और इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम संस्थापक भी माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि यह गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं। इनकी अंतिम राजधानी, इनकी जो आरंभिक राजधानी होती है वो भनिमाल रहती है। क्वेश्चन ऐसे होता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो आप कहिएगा कि भनिमाल है और यह विष्णु का उपासक थे। तो इसके बाद जो इनके जो अगले जो शासक होते हैं महत्वपूर्ण, नागभट्ट II होते हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो पाल वंश के जो धर्मपाल थे उनके सेना को मुंगेर में नागभट्ट II ने पराजित किया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। यह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद III से पराजित हुआ था। मिहिर भोज प्रथम जो है वो 836 ईस्वी से लेकर 855 ईस्वी तक सम्राट करता है और ये कन्नौज को पुनः राजधानी बनाता है, जबकि अपने समकालीन राजा पाल शासक देवपाल एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। मिहिर भोज विष्णु का उपासक था। इसने 2 उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज ने फिर 2 उपाधियां धारण की थी, पहला आदिवराह और दूसरा प्रभास। जबकि महेंद्र पाल प्रथम के बारे में अगर चर्चा की जाए तो 885 ईस्वी से लेकर 909 ईस्वी तक शासन करता है और इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण एक राजगुरु इनके होते हैं जिनका नाम राजशेखर होता है। उनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाएं किताब लिखी जाती है जो इस प्रकार है: कर्पूर मंजरी, काव्यमीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण। और अन्य बिंदु में अगर देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल होता है और गुर्जर प्रतिहार वंश में ही 915 से 916 ईस्वी तक एक बगदादी आता है जिसका नाम अल मसूदी रहता है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश को शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन करता है। और उन्होंने क्या किया, अल मसूदी प्रतिहार वंश को अल जुज कहा था। तो बस ये मैंने आज आपको पाल वंश पढ़ा दिया है और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसके आगे का आएगा, जो मैं अभी राजपूत काल ही चलाऊँगा, राजपूत काल ही पढ़ाऊँगा। और आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर मेरी मेहनत कहीं ना कहीं आप लोग तक पहुंच रही है तो उसका ये है कि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं आपके लिए, और आप भी मेहनत कीजिए। बस एक सफल अधिकारी बनिए, एक अच्छे मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे आप ध्यान से पढ़कर जहाँ तक क्वेश्चन का सवाल है अगर एग्जाम में आता है तो कहीं से छूटेगा नहीं। आपको पता है कि हिस्ट्री में कम से कम अगर अभी मैं इसी तरह टॉपिक पढ़ाऊँगा तो ये 80 क्लास से 90 क्लास जाएगा। और जब क्वेश्चन बीपीएससी का हुआ या फिर कोई एग्ज़ाम में हो 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आता नहीं है हिस्ट्री से कई जीके जीएस से। लेकिन अगर बीपीएससी की बात करें तो 50 नंबर का अगर हिस्ट्री रहता है तो उसमें टॉपिक कम से कम 80-90 टॉपिक है। तो इसलिए ये नहीं सोचिए कि इतना ही में से बीपीएससी आएगा, ऐसा बात एग्जाम निकलेगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ टॉपिक है, इस टॉपिक से करिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जबकि आपको पता है कि अगर आप यहाँ से क्वेश्चन निकालिएगा तो लगभग 100 क्वेश्चन इससे निकल जाएगा। तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन चुनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, उस वीडियो को बार बार देखिए और जहाँ तक हो बुक को बढ़िया से ध्यान से, जो बुक होता है ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़िए। सब्जेक्टिव बुक को ठीक से पढ़िए और अभी पढ़ने का टाइम है, लेकिन मेरे नोट्स को कॉपी पर लिखते जाइए। जब एग्जाम होगा, एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो बस क्या करना है कि मेरे नोट्स को बार बार उलट कर देखना है, जिससे आपको सारी बातें दिमाग में फिर से पुनः आ जाएगी। और आप एग्जाम में जब जाएंगे तो सारा क्वेश्चन आपको लगेगा कि मैं जानता ही हूँ और आप सही करके आएंगे। तो पीटी पक्का इस बार बीपीएससी का क्वालिफाई होगा। आप बिल्कुल भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ इसी राजपूत काल में। जय हिंद।